कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध, जो कि 29वीं बटालियन उत्तराखंड में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हम मना रहे हैं, कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। एक ऐसा युद्ध जिसे हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान की भावना से जीता, और आज हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसे में एक फौजी हमारे बीच हैं, लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को जो है मेरी तरफ से जय हिंद और सादर नमस्कार। लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध, जब हम कारगिल विजय दिवस को याद करते हैं तो एक सैनिक के रूप में आपके मन में किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं? सर देखिए, जो कारगिल विजय दिवस है, इसके सबसे पहले हम अगर हिस्ट्री में जाएं, ये लड़ाई जो हुई है, ये नहीं, इसको जीतना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जिन हालातों में ये लड़ाई लड़ी गई है। अब हुआ ये था कि शिमला समझौते के तहत जो है ये एग्रीमेंट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि भाई हम जो है कारगिल क्षेत्र में जहां पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस है, वहां पर हम पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, यानी बंकर जो है खाली छोड़कर आ जाएंगे। दोनों देशों के बीच में ये तय हुआ था। बट जो है इसी बात का जो है मिसयूज किया पाकिस्तान ने, और हमारे जो बंकर हैं वहां पर जो है उन्होंने अपने जो टेररिस्ट प्लस अपने जो फौजी हैं उनको लाके रख दिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिन हालातों में ये लड़ाई लड़ी गई है उसका बयां करना भी जो है बहुत मुश्किल है। तो ये जो युद्ध क्षेत्र था, ये बहुत ही दुर्गम हम कह सकते हैं, और बहुत ही मुश्किलात वहां पर थे। जी हाँ। उनमें इस युद्ध को लड़ा जाना और उसमें विजय हासिल करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य था, जो कि हमारे सैनिकों ने करके दिखाया। जी। तो आप इतिहास की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा बताएं कि कैसे युद्ध शुरू होता है। अब देखिए सर, इसकी जो शुरुआत है, इसका मेन एक जो श्रेय जाता है वहाँ के गडेरियों को, क्योंकि वो हिली एरिया है। हिली एरिया में कोई इंडस्ट्री दिया तो होगा नहीं, तो वहाँ पर क्या है, याक वगैरह। तो एक गडेरिया का जो है याक जो है वो मिसिंग था। तो जब उसने दूरबीन से देखा तो उसने ये देखा कि वहां पर जो है कुछ लोग जो हैं वहां पर आके जो है बंकर जैसा बना रहे हैं या गड्ढा खोद रहे हैं। तो उन्होंने उसकी जो जानकारी जो है भारतीय सेना को दी गई। तो जब भारतीय सेना को जब ये जानकारी मिली, तब जो है एक टुकड़ी वहां पर भेजी गई थी, और इसमें जो है एक हमारे जो अफसर हैं वो शहीद भी हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ जो है काफी बर्बरता पूर्वक जो है व्यवहार किया गया, कैप्टन सौरभ कालिया। तब जाके हमें बाद में ये मालूम चला कि यहाँ पर जो है पहले टेररिस्ट आ चुके हैं। यानी इसका जो है पहले से हमें कोई अंदेशा नहीं था कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, क्योंकि शिमला समझौते के तहत जो है ये एग्रीमेंट हुई थी कि वहां पर बंकर में नहीं जाएगा कोई भी, बल्कि उसका मिसयूज किया पाकिस्तान ने। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जानकारी नहीं थी, और जब गडेरियों के द्वारा ये जानकारी दी गई, उसके बाद सेना एक्टिव हुई और सेना के ऑपरेशन शुरू हुए, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री, साथ में इंडियन नेवी के जो जाबाज थे, उन्होंने एक ग्रुप के रूप में काम किया। और उसके बाद जो परिणाम हमारे सामने आए, थोड़ा बताएं कि वो कौन कौन से सेक्टर्स थे जहां पर कब्जा कर लिया गया था। खासतौर से जब हम द्रास की बात करते हैं और भी बटालिक की बात करते हैं, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, इसमें तीनों थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों ने ही जो है अहम भूमिका निभाई है। आर्मी की तरफ से ऑपरेशन जो है विजय किया गया था, एयरफोर्स की तरफ से जो है ऑपरेशन सफेद सागर वो था, और नेवी की तरफ से भी जो है ऑपरेशन तलवार ये भी किया गया था। अब देखिए, प्रॉपर ये जो लड़ाई हुई है ये कारगिल में ही हुई है। कारगिल में जो है 4 सेक्टर हम अगर देखें कौन कौन से हैं, मुश्को है वहां, उसके बाद दूसरा है द्रास, जहां पर सबसे भयंकर भीषण जो है लड़ाई हुई है, और द्रास सेक्टर में ही है जो है आपका टाइगर हिल है, 0.5140 है, और जो है तोलोलिंग है। उसके बाद जो है तीसरा जो आता है दैट इज कक्सार। कक्सार का जो है उन्होंने बैकअप के लिए रखा था, राइट। और चौथा आता है आपका बटालिक, जो सबसे लास्ट में जो है जिसको हमने कॉन्कर किया था, बटालिक सेक्टर। तो हुआ ये था, जो एक नेशनल हाईवे जो जाता है, जो श्रीनगर से लेह की तरफ जो जाता है, नेशनल हाईवे 1A, उसको जो है टारगेट करना पाकिस्तान ने मुनासिब समझा। क्यों? क्योंकि अगर उसको, क्योंकि वो एक रूट जो वहां से एक रूट जो जाता है वो जाता है सियाचिन के लिए, और अगर उसको पैरालाइज कर देते हैं तो बट नेचुरली इंडिया के हाथ से फिर सियाचिन चला जाएगा, और जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो फुलफिल जाएगा, isn't it? और वहां पर हुआ क्या कि भाई जो है उनको अगर हमारे सैनिक भी उस पॉइंट तक जाते हैं तो इट वॉज वेरी इजी फॉर देम टू किल देम। और जहां तक इस लड़ाई की जो बात है, देखिए इसमें जो है ये लड़ाई कोई ग्राउंड लेवल पे नहीं हुई है, 10-10, 12-12 हजार की जो फीट ऊंचाई पर जो है ये लड़ाई हुई है। तो हमारे लिए बेसिकली जो है मेन दुश्मन क्या है, एक दुश्मन तो आपके सामने है जो फिजिकली प्रेजेंट है, और इसके अलावा और 3 दुश्मन भी हैं जो इनविजिबल है। कौन कौन से हैं वो? पहला टेम्परेचर है, 80 डिग्री का जो है उसके एंगल पे आपकी पहाड़ी है, मौसम है, और जैसे ही आपको मालूम होगा जैसे ही हम पहाड़ी जो चढ़ते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो दिस वॉज द मेन चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। और जो दुश्मन है वो ऊंचाई पर बैठा, तो अगर ऊंचाई घात लगाकर बैठा है तो उसके लिए टारगेट को किल करना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी फॉर देम टू किल।
तो ये जो है मेजर चैलेंजेस हैं, और इसी के वजह से जो है हमारी भी जो है करीबन 527 सैनिक शहीद हुए हैं। पाकिस्तान के तो 1000 से ज्यादा टेररिस्ट तो मारे ही गए हैं, टेररिस्ट इंक्लूडिंग आर्मी पर्सनल्स, बट हमारे भी जो है 527 जो है फौजी उतने शहीद हुए हैं, क्योंकि जो एडवांटेज जो है उन्होंने उठाया, जो जितनी ऊंचाई पर होगा, बट नेचुरली उसको जो जमीन पर होगा उसको मारना कभी भी आसान है। तो जो हमारी ट्रेनिंग है जी। वो इतनी मुश्किल और टफ होती है कि हमारा जो एक फौजी है, हमारा जो एक अधिकारी है, वो उन मुश्किल हालात से जूझते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और यही जज्बा उन्होंने इस युद्ध में दिखाया। जी हाँ, ये जज्बा उन्होंने दिखाया है, क्योंकि जो ट्रेनिंग जो हमारी जो आर्मी की जो दी जाती है, चाहे कोई भी, नॉट ओनली आर्मी, बीट एनी पैरामिलिट्री फोर्स, बेसिकली युद्ध के क्षेत्र में क्या क्या किस तरह से आपने बर्ताव करना चाहिए, कौन कौन सी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। हो सकता है आपको जो है भूखा प्यासा रहना पड़े, क्योंकि आप जब लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं, आप एक डिफिकल्ट जोन में हैं। उस डिफिकल्ट जोन में जो है सही समय पर सही डिसीजन लेना, अपने विवेक के साथ आपानाप होना, और जो है राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये भावना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कोई अगर ये सोच के जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अगर लड़ाई पे जा रहा हूं और मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। जी, तो हमारी एक तो ट्रेनिंग है, हमारे जो इक्विपमेंट्स थे, हमारे जो हथियार थे वो उच्च कोटि के थे निश्चित तौर पर, और जो एक जज्बा था हमारे सैनिकों का। तो ऐसे में हमारे कई बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है, एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, और आज ऐसे अधिकारियों को हम याद कर रहे हैं उनके वीरता के लिए, उनके शौर्य के लिए। तो कुछ ऐसे नाम आप गिनाना चाहेंगे? जी हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, कैप्टन अनुज नैयर हैं, बल्कि आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली जो है कैप्टन विक्रम बत्रा साहब पर जो है एक फिल्म भी बनी है, शेरशाह, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। तो किसी न किसी बहाने जो है ऐसी बातें समाज में सामने आनी चाहिए, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको याद रहे, और न जाने केवल कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर नहीं, ऐसे कितने भी अनगिनत सैनिक हैं। 18 गढ़वाल राइफल्स में से सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं उत्तराखंड से इसमें जो है। और मुझे याद है मैंने पर्सनली जो है, ये करीबन काफी छोटा था, मैंने पर्सनली जो है एक की फ्यूनरल भी अटेंड किए हैं, शहीद विजय सिंह भंडारी साहब। जब मैंने देखा था तो इनकी बॉडी की जो है पूरा पीसेस में आई थी, यानी उनकी बॉडी भी पूरी नहीं आई थी, ब्लास्ट में ही जो है ये हो गया था। इन लोगों ने जो भी किया है वो कल्पना से बाहर है, और केवल अपना ड्यूटी समझकर और राष्ट्रहित सर्वोपरि यही समझकर किया। आज आपको असंख्य लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, और खासतौर से हमारा जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण क्षेत्रों से बहुतायत में सैनिक भर्ती होते हैं, अधिकारी भर्ती होते हैं। हम यदि उत्तराखंड की बात करें तो ये देवी भूमि भी है और सैन्य भूमि भी से माना जाता है। हम राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के कोने कोने से लोगों ने शहादत दी है। और अगर हाल के दिनों की बात करें तो हम दार्जिलिंग से एक युवा अधिकारी को शहीद होते देखते हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इनके लिए फौज कितना बेहतर विकल्प है यदि हम कैरियर की बात करें, क्योंकि इसमें रोमांच भी है और प्रगति के अवसर भी हैं, और देश सेवा का जो सबसे बड़ा मुकाम है वो भी यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं संस्कृत का एक श्लोक जो भगवत गीता में कहा गया वो कहना चाहूंगा। आवेतु हतोशूरम अशोचो न कथंचन अशोचो ही हतोशूरो सर्गलोके महीयते। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो सैनिक है, जो भी युद्ध के मैदान में जो शहीद होता है या वीर गति को प्राप्त होता है, उसको जो है स्वर्ग के द्वार जो है उसके लिए खुले हैं। अब कोई ये समझकर जा रहा है कि भाई मैं अगर फौज में जाऊंगा और जो है मुझे कंफर्ट की जिंदगी जीनी है, जी नहीं। फौज की जो एक दुनिया है या लाइफ है वो जो है सिविल लाइफ से बहुत अलग है। इसमें आपको पहले अपने ड्यूटी के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, अपने बारे में बाद में सोचना है। अगर मैं ये सोच के चलता हूँ कि नहीं नहीं मुझे फौज में जो है सैल्यूट मिलेगा या जो है मेरे आगे पीछे लोग घूमेंगे जी साहब, तो ये जो है कल्पना ठीक नहीं है। फौज जो है देश के लिए है, उसके लिए त्याग, डिसिप्लिन और एक सनक होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे जो है देश के लिए कुछ करना है। अगर ये सब नहीं करना है तो उनके लिए फिर जो है कॉर्पोरेट जॉब्स अवेलेबल है। जहां तक सवाल रहा ग्रामीण क्षेत्र का, जी हाँ बिल्कुल आपने सही बात कही है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो है लोग जो है खासतौर से उत्तराखंड से ज्यादा सैन्य में भर्ती हो रहे हैं। इस क्षेत्र में जो है संभावना भी करियर की दृष्टि से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देश को हर हाल में सुरक्षा के लिए पैसा खर्च करना ही करना है। भर्तियां निकलेंगी ही निकलेंगी। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो समाज सुरक्षित नहीं है। तो यही एक कारण है कि मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस कार्यक्रम के द्वारा अपील करना चाहता हूं कि वो फौज में जो है अपना करियर बनाए। वो कृपया ये समझ के ना आए कि जो है मुझे आराम की जिंदगी मिलने वाली है। लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध, आप एक एनसीसी ऑफिसर हैं और एनसीसी एक बेहतर माध्यम है अनुशासित जीवन जीने का, और ये प्रेरणा देता है हमारे युवाओं को कि वो राष्ट्र की सेवा के लिए अपने को समर्पित करें, एक अनुशासित सिपाही की भांति आगे बढ़ें। तो कॉलेजों में क्या आप देख रहे हैं कि एनसीसी में एनरोलमेंट बहुत ज्यादा है,
क्योंकि हम देखते हैं कि एनसीसी के जो सर्टिफिकेट्स है, खासतौर से सी सर्टिफिकेट एक बेहतर ऑप्शन देता है नौकरी के लिए। जी हाँ, जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, यहाँ पर जो यूनिट्स हैं हमारे एनसीसी के, उसमें जो है बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। ज्यादा से ज्यादा एनसीसी की यूनिट की डिमांड बढ़ी है। क्यों? इसके पीछे का जो है मेन रीजन है युवाओं में बढ़ता हुआ क्रेज। अब इसमें क्या है, कई जो है युवा हैं, छात्र या छात्राएं हैं जो सिविल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं मालूम फौज की जिंदगी क्या है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है। उनके लिए एनसीसी एक बढ़िया जरिया है। और एनसीसी में जो है ये एक बेस है जहां पर आपको एक प्रॉपर जो है फौजी कैसे बनता है, एक फौजी बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, वही सिखाया जाता है। जहां तक सवाल रहा सी सर्टिफिकेट का, सी सर्टिफिकेट जो है ये इसके बेसिस पर भी जो है अगर कोई भी छात्र या छात्रा है वो डायरेक्टली फौज में या पैरामिलिट्री फोर्स में जो है अप्लाई कर सकता है, क्योंकि कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व होती है। लड़कियों की संख्या भी बढ़ रही है फौज, जी हाँ, जो फौज में आना 33%। चाहती हैं। जी हाँ, लड़कियों की संख्या भी बढ़ रही है। और हमारे ऊपर भी जो है गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफिकली कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को भर्ती कराइए। अब आप देखिए आज की तारीख में फाइटर पायलट से लेकर जो है इंटेलिजेंस एजेंसी हो, हर जगह जो है महिलाओं का या लड़कियों का जो है दबदबा बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेना का क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। ये एक अनुशासित जीवन की मांग करता है, लेकिन ये चुनौतियां भी देता है और इसमें रोमांच भी है और बेहतर कैरियर भी है। तो अंत में इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कारगिल दिवस के अवसर पर, क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कृपया करके जो भी शहीद हुए हैं उनके बलिदान को भूल न जाए। ये नहीं कि भाई अब कारगिल दिवस आया है और केवल हम उनको याद कर रहे हैं या नमन कर रहे हैं। उन लोगों ने क्या त्याग किया है, कितना बड़ा बलिदान दिया है, उनकी जिंदगी में जो जो उन्होंने सीखा उसी को जो है हम अपनाएं। मैं कृपया ये नहीं कह रहा हूं कि भाई जो है हर कोई फौज में भर्ती हो, जी नहीं, बट उन लोगों के मन में देश के प्रति जो भावनाएं हैं उसकी हमने आदर करनी चाहिए और जो है उनके जितने भी जो है अच्छे गुण हैं उसको हम फॉलो करें। तो लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने सेना के शौर्य, बलिदान और उनके त्याग के विषय में बहुत ही बेहतर जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। एक बार पुनः हम सभी शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने कारगिल विजय में अपना योगदान दिया और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आपका स्टूडियो आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।